नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, सेब उत्पादन में हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ तक कि प्रदेश का सेब देश की मंडियों के साथ साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है। प्रदेश के लोगों की आय काफ़ी हद तक सेब उत्पादन पर जुड़ी हुई है, यानी कि लगभग 2 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेब उत्पादन से जुड़े हुए हैं। आय का स्रोत तो है ही है, साथ ही साथ रोजगार, स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा स्रोत है प्रदेश के युवाओं के लिए। लेकिन दर्शकों, समस्या वहाँ आती है जहाँ आप अच्छी फसल तो उगा लेते हैं, पैदावार अच्छी कर लेते हैं, उन्नत किस्म उगा लेते हैं, लेकिन समय रहते आप मार्केटिंग ना कर पाए, समय रहते आप उस अपनी फसल का विपणन ना कर पाए, तो अच्छे दाम नहीं मिल पाते, तो एक बड़ा संशय और बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। आज हमारा कार्यक्रम का विषय भी यही है, सेब का विपणन, यानी एप्पल मार्केटिंग। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनका मैं परिचय आपसे करवा दूं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम है अनिल चौहान जी। अनिल चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अनिल चौहान जी सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर हैं, यानी वरिष्ठ विपणन अधिकारी राज्य कृषि विपणन बोर्ड में सेवाएं दे रहे हैं, और इस क्षेत्र में लोगों का समय समय पर मार्गदर्शन भी करते हैं। दर्शकों, इस विषय पर यदि आपकी भी कोई समस्या है या सेब विपणन से संबंधित कोई शंका आपके जहन में है तो सरल है, आप दूरभाष के माध्यम से हमसे सीधे वार्तालाप स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे नंबर है 28000177, दूसरा नंबर भी नोट कर लें, दूसरा नंबर है 28000178। और जो दर्शक मित्र प्रदेश के बाहर से अथवा मोबाइल से कॉल करना चाहते हैं, उनको एसटीडी कोड जरूर लगाएं। एसटीडी कोड है 0177, यानी 0177। तो दर्शकों, उठाइए फ़ोन और कीजिए हमसे बात, बताएं अपनी शंका, आपकी शंका का समाधान हम जरूर बताएंगे। चौहान साहब, मेरा पहला सवाल ये कि सेब की पैदावार की स्थिति जरा थोड़ा सा समझ, अगर मैं समझूं कि प्रदेश स्तर पर क्या स्थिति है आज की। सर्वप्रथम सभी किसान बागवान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपका प्रश्न है कि हिमाचल में सेब की जो उत्पादकता है वो कैसी है। हिमाचल प्रदेश सेब के उत्पादन के अग्रणी राज्यों में एक है। भारत में कुछ ही राज्यों में है जहां सेब की उत्पादन होता है, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, या कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अब सेब का उत्पादन होना शुरू हो गया है जी। उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर का उत्पादन इस वक्त सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का एरिया है वो काफ़ी सेब का वहाँ काफ़ी प्रोडक्शन होती है। हिमाचल प्रदेश के भी 4-5-6 ज़िलों में काफ़ी सेब की प्रोडक्शन होती है जी। और अगर मैं जैसे पिछले 5-6 सालों की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में जो सेब का उत्पादन है वो 4 लाख मीट्रिक टन से लेके 8 लाख मीट्रिक टन के करीब होता है। गत वर्ष पिछले साल जो हमारे जो डाटा हमारा इकट्ठा हुआ था उसके अनुसार हिमाचल में लगभग 5.5 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है जी। इस साल भी हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का एस्टीमेट है या अलग अलग एजेंसियों के एस्टीमेट आते हैं, तो इस साल भी ये उम्मीद की जाती है कि लगभग 8 लाख मीट्रिक टन का इस साल उत्पादन होगा, जिसको अगर हम पेटियों में जो 20 किलो की एक पेटी होती है उसके अनुसार अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो लगभग 4 करोड़ के करीब इस टाइम की प्रोजेक्शन है। तो पिछले साल से इस साल जो उत्पादन है वो ज़्यादा होने वाला है जी। ये सबकी उम्मीद जी। पिछले साल से इस बार उत्पादन ज़्यादा होने की उम्मीद है, बतौर विभाग की तरफ से विभागीय अधिकारी के तौर पे आप ये कह रहे हैं, जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल है, और ये सच्चाई भी होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हिमाचल जो है वो प्रदेश के अग्रणी राज्यों में से हैं, हम पायनियर हैं इस क्षेत्र में। और जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर तो थोड़ा सा उनका क्षेत्र ज़्यादा है, वो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ उन्नत किस्म और बढ़िया किस्म का सेब भी उगाया जाता है। चौहान साहब, मेरा सवाल ये है कि सेब की फसल की उगा तो लेते हैं लोग, और अच्छी किस्म जैसे आपके मार्गदर्शन में, विभाग के मार्गदर्शन में, सरकार की तरफ से जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी देने का प्रयास किया जाता है, और अच्छी फसल उगाई जाए और अच्छी पौध हो उसका भी उसके भी प्रयास किए जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये सर कि मार्केटिंग की शुरुआत जो है वो थोड़ा सा ये बताएं आप दर्शकों को, ताकि वो थोड़ा सजग हो जाएं कि मार्केटिंग की शुरुआत जो फसल तैयार होना शुरू कब जैसे होती है और कैसे उसको मार्केटिंग की तरफ ले जाया जाए।
जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अन्य फसलों का भी उत्पादन होता है, तो मुख्यतः जो विपणन जो शुरू होता है फसलों का, जैसे फल और सब्जियां भी यहाँ उगाई जाती हैं, तो सब्जियों का विपणन हमारे प्रदेश में फरवरी मास से शुरू हो जाता है। मटर की जैसे सबसे पहले फसल आती है, तो जहाँ तक अगर सेब की अगर बात करें तो जून के महीने में सेब ने हमारी मंडियों में दस्तक दे दी है जी। तो जैसे अभी जो लो हाइट का सेब है, अर्ली वैरायटीज़ हैं, तो जैसे टाइडमैन वगैरह का जो आना शुरू हो गया, जो आना शुरू हो गया है, और ये जुलाई अगस्त में अपने पीक पर जाता है जी। तो फिर अक्टूबर नवंबर तक जैसे लास्ट में जो किन्नौर का सेब बचता है वो, तो हमारा अगर मुख्यतः अगर हम इसकी बात करें कि इसके मंडियों में कब आना शुरू होता है, तो ये जुलाई से आना शुरू हो जाएगा और ये अक्टूबर नवंबर तक चलता है जी। तो ये सीज़न जो है अक्टूबर में, आपने एक चीज़ और भी कही कि हाइट के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि लोअर हाइट वाला पहले आना शुरू होगा और किन्नौर जैसे आपने कहा कि सबसे लास्ट में आना शुरू होता है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि बागवान भाइयों के लिए मार्केटिंग के लिए क्या क्या व्यवस्था है इस समय प्रदेश में? एक्चुअली जैसे अगर हम विपणन की बात करें तो विपणन एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है जी। तो अलग अलग फसलों का अलग अलग विपणन होता है। जैसे हम सब्जियों की बात करें तो मटर का विपणन की प्रणाली अलग होती है जी। और अगर हम बीन्स की करें तो बीन्स की अलग होती है, गोभी, क्योंकि जो इसके उपभोक्ता हैं जी, वो अलग अलग सेगमेंट में होते हैं जी। जैसे कि मटर हमारा ऑफ सीजन में आता है, तो इसका मुख्य जो इस्तेमाल करने वाले हैं जो बड़े बड़े होटल्स हैं वहाँ होता है, तो उसके वो अलग होते हैं। वैसे ही हमारा जैसे एप्पल जो आता है तो उसकी भी मतलब अलग अलग विपणन प्रणालियाँ इसमें हैं। जो इसका मैं थोड़ी सी आपको पिछली हिस्ट्री बता देता हूँ कि पहले जो विपणन होता था वो सारे के सारे जैसे किसान थे हिमाचल में, जितना भी उत्पादन होता था वो प्रदेश की बाहर की मंडियों में, जैसे मुख्यतः दिल्ली मंडी है इसकी या चंडीगढ़ मंडी में लोग लेके जाते थे। लेकिन 2000 के बाद प्रदेश सरकार की जो विपणन बोर्ड है या कृषि उपज मंडी समितियाँ उसके अंतर्गत हैं, उन्होंने बड़े पैमाने तक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की। तो अब हिमाचल प्रदेश में लगभग 63 मंडियाँ स्थापित की जा चुकी हैं जी। और खुशी की बात यह है कि जो किसान पहले दिल्ली जाना पड़ता था या चंडीगढ़ जाना पड़ता था, अब उसके लगभग घर द्वार के ऊपर मंडी कोई ना कोई छोटी या बड़ी मंडी स्थापित की गई है। कुछ हमारी मंडियाँ जैसे सेब के लिए बहुत अच्छी मंडियाँ मानी गई हैं और उनका जो बिजनेस है, उनके रेट जो हैं वो दिल्ली या दूसरी मंडियों के भी अच्छे रेट आते हैं, क्योंकि जो उसका व्यापारी है वो सीधा हमारे इसमें जो मंडियां हैं, छोटी मंडियां, इनमें आना शुरू हो गया है। तो एक तो जो विपणन प्रणाली है वो है APMC के थ्रू, या जिसको हम मार्केट कमेटी बोलते हैं, तो उनके अपने मंडियां स्थापित की गई हैं। कुछ किसान जैसे जो अग्रणी किसान हैं उन्होंने अपना जैसे सेब का अच्छा उत्पादन करते हैं, क्वालिटी का अच्छा उत्पादन करते हैं, तो वो व्यापारियों के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग भी करते हैं। मतलब जैसे कि व्यापारी के साथ वो पहले कर लेते हैं कि इस बार का हमारा इतना सेब है इस रेट का, तो वो एक किस्म का हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक व्यवस्था वो चली होती है। तो मुख्यतः यही थी कि जैसे किसान अपना माल लेके जाता था, और दूसरा मंडियों के थ्रू सेब की ज़्यादा उसमें है। सब्जियों का जो विषय में अलग अलग उसमें जैसे लोडर्स होते हैं, अलग अलग वो अपने बगीचों में इसमें आ जाते हैं, खेतों में आ जाते हैं, तो विपणन जैसे मैंने कहा है कि एक बहुत बड़ी व्यवस्था है और अलग अलग प्रणालियाँ इसमें काम करती हैं। लेकिन सेब के केस में मुख्यतः APMC के थ्रू होता है, या फिर लोग जैसे डायरेक्टली जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं दूसरी मार्केट्स में, वहाँ बेचने चले जाते हैं। चौहान साहब, कहने का तात्पर्य ये है कि आज की तारीख में सेब विपणन की काफ़ी सुदृढ़ व्यवस्था है प्रदेश में पहले के मुकाबले। आपने कहा कि लगभग 63 मंडियाँ जो है इस समय कार्यरत हैं प्रदेश के बागवानों को सेब विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए, और वो एक बहुत अच्छी बात है और इसमें निरंतर जो है वो सरकार और विभाग और APMC का काफ़ी बड़ा योगदान है। चौहान साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने चर्चा की APMC की, ये APMC या मार्केटिंग बोर्ड ये वास्तव में है क्या, और कैसे लोगों को, बागवानों को, किसानों को विपणन में सहायता प्रदान करते हैं? एक्चुअली जैसे APMC या मार्केटिंग बोर्ड, अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो ये काफ़ी पहले से 1940 के दशक से ये शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पहले जैसे किसान था तो किसान इतना जागरूक भी नहीं था, और व्यापारी लोग उसके घर के पास आके उसका जो
उत्पाद था उसको औने पौने दामों पे खरीद लेते थे। ज़्यादा शोषण नहीं होता हाँ, था, ज़्यादा शोषण होता था। तो इसमें सरकार एक अधिनियम उसमें लाई कि जो किसानों का है वो जो उसकी उपज का जो विक्रय है वो एक निश्चित स्थान पर ही हो और वो एक किसी निश्चित प्रणाली के अंतर्गत हो ताकि किसानों का शोषण रोका जा सके। तो इसी के अनुसार सन 1969 में हिमाचल में भी ये APMC का एक्ट या मार्केट कमेटी एक्ट जिसको बोलते हैं वो किया था, सरकार ने पास किया था। तो ये एक अधिनियम है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई और राज्य कृषि विपणन बोर्ड एक स्टेट लेवल की एजेंसी है, मतलब अपेक्स बॉडी है। उसके नीचे जो ग्राउंड के ऊपर कैसे काम हो, कैसे मंडियों का निर्माण हो, कैसे किसानों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त हों, उसके लिए प्रदेश भर में मंडियों का APMCs का गठन किया गया, कृषि उपज मंडी समिति जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो होती है ये बेसिकली कमेटी है। कमेटी में जैसे इसमें कुल 16 सदस्य होते हैं। तो उसमें किसानों के प्रतिनिधि होते हैं, उसमें 9 किसानों के प्रतिनिधि होते हैं और एक व्यापारियों का प्रतिनिधि होता है और बाकी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, कृषि विज्ञान केंद्र से, जो कि कृषि बागवानी के साथ जो विभाग जुड़े हुए हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं। तो ये सारे लोग हर 3 महीने में एक बार जमा होते हैं और एक बैठक करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि किसानों को क्या क्या सुविधाएं चाहिए, किस एरिया में किस चीज़ की आवश्यकता है और वहाँ विपणन के लिए क्या किया जा सकता है। तो उसके अनुसार फिर वो वहाँ निर्णय लेते हैं और जो जैसे मंडियों की स्थापना की जाती है तो वो वहीं से होती है। वो रेजोल्यूशन एक पास करते हैं कि इस इलाके में इस उपज का उत्पादन होता है, तो उस उत्पादन के विपणन के लिए यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए और वहाँ मंडियों का निर्माण किया जाता है। फिर जब मंडी का निर्माण हो गया तो उसमें फिर जैसे व्यापारियों को हम एक्चुअली APMC और मार्केटिंग बोर्ड जो है वो अपने आप कोई बिजनेस नहीं करते। तो जैसे हम किसी आधारभूत संरचना का निर्माण करते हैं, मंडी का निर्माण करते हैं, तो उसमें जैसे दुकानें हैं तो हम वो लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आप इसमें आइए और बिजनेस कीजिए। उसमें साधारण किसान भी आते हैं, उसमें जो व्यापारी लोग हैं वो भी आते हैं। तो वो सारे मिलके हम उनको लाइसेंस इशू करते हैं और जो उसमें कार्यवाही होती है सारी या खरीद फरोख्त का जो काम होता है वो जो अधिनियम में जो शर्तें हैं उनके अनुसार होता है। वो जो अधिनियम शर्तें हैं वो किसानों की सुविधा को देखते हुए ही बनाई गई हैं और अगर उसके खिलाफ अगर कोई काम होता है या किसान से किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है या उसको कोई जो सही ढंग से उसका उसमें बर्ताव नहीं होता है तो उसमें अधिनियम में व्यापक शक्तियां प्राप्त की गई कि उसमें जो अधिकारी हैं वो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये किसानों की संस्था होती है जो कि किसानों के लिए उनको क्या जरूरत है उसके लिए बनाई गई है। कहने का तात्पर्य है कि APMC और मार्केटिंग बोर्ड का बहुत बड़ा रोल है किसानों और बागवानों की सहायता करने के लिए और जैसे आपने कहा कि किसानों का ही रोल उसमें होता है और किसानों की फ़ायदे की बातें उसमें होती है। मेरा सवाल अगला ये है चौहान साहब कि मार्केटिंग जैसे आपने कहा कि जून के अंत में जो अर्ली वैरायटी लोअर हाइट का सेब आना शुरू हो जाता है मार्केट की तरफ और धीरे धीरे जो है वो फिर दूसरी किस्म का और जुलाई में जो है जुलाई और अगस्त में पीक में चला जाता है। मेरा सवाल ये है चौहान साहब कि मान लीजिए मैं किसान हूँ और मेरी फसल लगभग तैयार है तो मुझे जानकारी कहाँ से मिले मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, मार्केटिंग रेट्स के बारे में, मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में तुरंत अगर मुझे जानकारी लेनी है तो कैसे मिले? ये आपने एक बहुत विपणन से संबंधित ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया क्योंकि किसान अपनी मेहनत लगा के फसल तो तैयार कर लेता है, बहुत अच्छी फसल तैयार कर लेता है। अगर वो उसका विपणन सही ढंग से ना कर पाए तो उसकी मेहनत का उसको जो उचित दाम है वो नहीं मिलता। तो इसीलिए मेरे सभी किसान बागवान भाइयों से अनुरोध है कि अपने विपणन की जैसे आप उत्पादन की एक पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मेरे को खाद कहाँ से मिलेगी, पेस्टिसाइड का अगर कहीं स्प्रे करना है तो वो कहाँ से मिलेगा, वैसे ही उसको विपणन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि उसका जो उत्पाद तैयार है वो कहाँ उसको बेचे। अब जैसे उसने बहुत अच्छा उत्पाद किया तो अच्छे उत्पाद के लिए कुछ ऐसी मंडियां हैं जहां अच्छे व्यापारी आते हैं जो दूर की मंडियों में उस उत्पाद को ले जाते हैं। अगर वो उस उत्पाद की अलग अलग ग्रेडिंग करे एक तो कि पहले उसको अच्छी तरह ग्रेडिंग करे और उसके अनुसार उसके लॉट बनाए
कि मान लो जैसे उसका बहुत अच्छा सेब उसका हुआ है तो उसका एक अलग लॉट बना के वो जो अच्छी मंडी है जहाँ रेटों की जानकारी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से उसको मिल जाती है, जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से उसको मिल जाती है, कृषि दर्शन में या FM चैनलों के ऊपर भी रेटों की जानकारी दी जाती है। तो वहाँ से वो जानकारी प्राप्त करके अपना डिसाइड करे कि मेरे को ये अच्छी गुणवत्ता वाला सेब जो है वो मैंने कहाँ उसका विपणन करना है। और उसके बाद जो जैसे उसके मीडियम ग्रेड है या उसका दूसरा ग्रेड है उसका वो कहाँ विपणन करें, और लास्ट में जो विपणन के लायक नहीं है उसको वो MIS के थ्रू बेचे। तो उसको एक पूरी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि ऐसा ना करे कि वो सारे का सारा किसी ऐसी मंडी में ले जाए जहाँ व्यापारियों की संख्या कम है और उसका अच्छा जो माल है उसका भी उसको कम दाम मिले। तो उसको पहले एक तो ग्रेडिंग अच्छी तरह कर लेनी चाहिए, फिर ग्रेडिंग के अनुसार उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि किस मंडी में अच्छे रेट चले हुए हैं, वहाँ किसी आड़तीये से या जो व्यापारी उसके साथ संपर्क साधा जाए। अगर उसमें उसको कोई मुश्किल आती है, जो APMCs में जो अधिकारी हैं वो उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि यहाँ ये अच्छे व्यापारी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि APMC के नाम के कुछ व्यापारी जो गलत तरीके से उसका सेब खरीद लेते हैं और फिर पेमेंट का इशू आता है। तो वो उसको पूरी तरह सुनिश्चित करे और फिर उसके अनुसार अपना विपणन करे, तब उसको उसके अच्छे दाम मिल पाएंगे। चौहान साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि ये करना चाहिए, तो कहने का आपका सीधा निर्देश, सीधा आशय ये है हमारे दर्शकों को, बागवानों को बताने का कि समय रहते मार्केटिंग में जाने से पूर्व जो कुछ पूर्व प्रक्रियाएं कर लेनी चाहिए, कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। एक तो तैयारी आपने ये बताया कि पहले जो है वो ग्रेडिंग कर लें, और ग्रेडिंग के साथ साथ जो है आपको ये पता होना चाहिए कि इस ग्रेड का जो माल है वो कौन सी मंडी में अच्छी तरह से बिक रहा है। इसके अलावा चौहान साहब, हमारे बागवानों के लिए विपणन से पूर्व तैयारी की जो आप बात कर रहे थे, और क्या क्या तैयारी करनी आवश्यक है, क्या जान लेना जरूरी है पूर्व? एक तो जैसे मैंने कहा कि उसको इन्फॉर्म्ड होना बड़ा जरूरी होता है कि किस मंडी में क्या भाव चला हुआ है, उसकी जानकारी उसको बहुत आवश्यक है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जैसे हमारी सरकार की वेबसाइट्स हैं या हमारी वेबसाइट हैं, उनके ऊपर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके ऊपर उनको सुझाव भी दिए जाते हैं। चौहान साहब, सरकार की वेबसाइट कौन सी, जो आपके हॉर्टिकल्चर विभाग से या HPMC की किस वेबसाइट पे किसान को जाना चाहिए? जैसे अगर कृषि उत्पादन का विषय है तब तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की साइड है। अगर जहाँ विपणन की अगर बात आती है तो उसमें हमारे मार्केटिंग बोर्ड की वेबसाइट है www.hpsamb.org। इसके ऊपर वो जाके अपना जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा हमने किसानों की सुविधा के लिए जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी अकाउंट्स बनाए हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर भी हमारे अकाउंट्स हैं, तो वहाँ वो उसकी अगर कोई क्वारी है तो वहाँ पोस्ट कर सकता है, उसको जवाब मिल जाएगा। ये सारे जैसे फेसबुक का है तो facebook/HPSMB अगर आप लिखें तो हमारा पेज ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर हुई कोई इंक्वायरी अगर उसको कुछ करनी है तो वहाँ वो दे सकते हैं। फिर एक भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें वो किसान देश की सारी मंडियों के भावों की जानकारी उस वेबसाइट के ऊपर मिल जाती है, www.agmarknet.gov.in। इसके ऊपर अगर किसान अगर विजिट करे, उसके ऊपर देखे तो उसमें कब किस मंडी में क्या रेट रहा, पिछले 2-3 सालों का क्या उसका क्या उसमें उतार चढ़ाव क्या रहा, तो वो भी किसान को उस वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। इसके अलावा वो जो समाचार पत्रों में भी कई जगह हमारे जैसे आर्टिकल्स आते रहते हैं या जानकारी हम देते रहते हैं, और मुख्यतः जैसे कृषि दर्शन में भी हम बार बार लोगों को इसके बारे में जागरूक करते रहते हैं, तो वो वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन ले लें और उसके अनुसार फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। जी, बहुत महत्वपूर्ण कहा आपने, जो हमारे दर्शकों को ये मार्गदर्शन दिया, खासकर वेबसाइट ऑनलाइन थोड़ा सा सर्वे कर लें। आपने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड की हमारी वेबसाइट जो है उस पर भी जाएँ, और उसका एड्रेस भी आपने बताया, और एक जो भारत सरकार की वेबसाइट है जिसमें आपने कहा कि पिछले 2-3 सालों से जो लगातार ट्रेंड है और रेट्स जो है उतार चढ़ाव कब कैसे है और क्या रेट्स चल रहे हैं किस मंडी में, उस तमाम तरह की जानकारी उसमें मिलती है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तैयारी करना अनिवार्य है मार्केटिंग में जाने से पूर्व। मेरा सवाल अगला ये है चौहान साहब कि मंडी में किसान ले जाता है फसल अपनी, और स्वाभाविक तौर पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है आड़ती और बागवान के बीच में। कई बार ये होता है कि सेब की फसल बम्पर पैदावार भी हो तब भी वो मार्केटिंग के लिए आड़ती के पास दे देता है, तो पैसे की जो है वो देर सवेर हो जाता है। लेकिन समय रहते, क्योंकि बहुत बार ये चर्चित रहता है विषय, और मेरे ध्यान में भी कई बार आया ये कि
समय रहते आड़तियों को पैसे नहीं मिलते। और ये हिमाचल की बात नहीं, बाहर के क्षेत्रों में भी दिल्ली चंडीगढ़ जाते हैं तो वहाँ से भी पता चलता है कि कई कुछ महीनों से, कई वर्षों से उनकी पेमेंट नहीं हो पाई है, जो खून पसीने की कमाई है उनकी। ऐसे में अगर समय रहते पेमेंट वाला इशू है, बार बार उनको समय रहते, या तो दो इशू हैं, एक तो ये कि उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, या फिर अगर दाम मिला है तो समय रहते उसको पेमेंट नहीं की गई है। ऐसे में क्या किया जा सकता है और क्या रूल रहता है एपीएमसी का और मार्केटिंग बोर्ड? इसके लिए अगर किसानों की पेमेंट के लिए अधिनियम में पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है जी। कि अगर, क्योंकि जो एक व्यवस्था है इसमें हम ऐसा करते हैं कि जो मंडियों में हमने लाइसेंस इशू किए हैं, जैसे कमीशन एजेंट जिसको हम आरटीए बोलते हैं, उसका जो काम है, उसका यही काम है कि वो जो उसका खरीदार है और किसान को आपस में मिलाए और उसकी जो पेमेंट है वो इंश्योर करे जी। तो अगर कोई ऐसा, क्योंकि यानी जो आप लाइसेंस इशू करते हैं उसको, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्लॉज है ये ऑलरेडी कि आप जो है समय रहते पेमेंट पूरी कर दें जी। और अगर इसमें, क्योंकि ये समाचार पत्रों में भी कई बार संज्ञान में मामला आता है कि किसानों की पेमेंट नहीं होती, तो इसमें कुछ सावधानियां हैं जो किसानों को जब अपने सेब का विपणन मंडियों के अंदर करता है तो उसका कुछ उसको ध्यान रखना चाहिए जी। कौन कौन सी सावधानी? सबसे पहले तो ऐसा है कि जब वो मंडी में उसका जैसे सेब का अपना लॉट लाता है, उसकी बोली होती है, तो बोली के बाद जो एक प्राइस उसका बनता है, तो उसके बाद उसकी जिम्मेवारी होती है, जो आड़तिया होता है उसको एक आर फॉर्म इशू करता है जी। आर फॉर्म उसका सेल पर्चा होता है जी। तो ये मेरा सभी किसान बागवान भाइयों से बहुत अनुरोध है कि वो जरूर ले लें जी। आर फॉर्म जरूर ले लें। आर फॉर्म जरूर लें। उसका ये रहता है कि ऐसे अगर उसने पेमेंट कर दी तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन समस्या तब आती है जब वो पेमेंट नहीं होती जी। तो उसके बाद फिर किसान के पास दिखाने के लिए कंप्लेंट के पास कोई कागज़ नहीं होता जी। तो जो अथॉरिटी होती है जिसने डिसिप्लिनरी एक्शन किसी के अगेंस्ट लेना है तो वो तो कागज़ देखेगा जी। अगर किसी के पास कागज़ नहीं है तो वो उसके ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि सारे कानूनी प्रक्रिया के साथ बंधे होते हैं जी। तो किसान बागवान भाइयों से अनुरोध है कि वो आर फॉर्म जरूर लें जी। अगर आर फॉर्म उसने लिया हो और उसके बाद अगर और उसने बेचा, जिसको लाइसेंसी हैं, जिसको एपीएमसी ने लाइसेंस दिया है, और कुछ समय में कृषि विभाग द्वारा भी लाइसेंस दिए गए हैं, तो सिर्फ लाइसेंस व्यक्ति को ही बेचे जी। अगर जैसे कई लोग आते हैं सीजन में, जिसको ऑथराइज्ड डीलर बोलते हैं। ऑथराइज्ड डीलर का मतलब है कि जिसको लाइसेंस बाकायदा इशू किया गया है। बिना लाइसेंस के अगर कोई ले जाता है तो उसकी कहीं भी कोई पकड़ नहीं होती और बड़ा मुश्किल हो जाता है उसकी पेमेंट निकालना। तो एक तो सबसे पहले कि जो ऑथराइज्ड डीलर है, लाइसेंसी है, उसको बेचें और आर फॉर्म जरूर प्राप्त कर लें। फिर भी अगर कोई उसमें कोई पेमेंट में कोई इशू आता है तो वो उसकी लिखित में जो उसकी कंप्लेंट है, जो संबंधित कृषि उपज मंडी समिति के सचिव हैं उनके दफ्तर में जमा करवाएं जी। तो सचिव कृषि उपज मंडी समिति, जैसे शिमला में है तो कृषि उपज मंडी समिति शिमला एंड किन्नौर ढड़ी, तो उनके वहाँ वो कंप्लेंट दस्तावेजों की कॉपियों के साथ जमा कराएं। और जैसे कुल्लू में है तो कुल्लू में जमा कराएं। और फिर अगर उसमें, तो क्या ये समिति हर जिला में है? हर जिले में है। जैसे इस वक्त हमारे पूरे प्रदेश में 10 मंडी समितियां हैं जी। सिर्फ किन्नौर और लाहौल स्पीति को में नहीं है, तो किन्नौर की शिमला और किन्नौर के साथ है जी। और कुल्लू और लाहौल स्पीति एक मंडी समिति है जी। तो इन इलाकों, किन्नौर वाले शिमला में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और लाहौल स्पीति वाले कुल्लू में कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी कंप्लेंट उसमें दर्ज कराएं। और उसके बाद एक इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो आड़तिए हैं, जो कमीशन एजेंट, वो भी हर साल उनका लाइसेंस रिन्यू होता है जी। हाँ, अगर वो किसी की, और उसमें ये कंडीशन होती है लाइसेंस में कि अगर किसी का लाइसेंस, किसी की अगर फीस बाकी है या कंप्लेंट बाकी है, तब उसका लाइसेंस नहीं होता, रिन्यू नहीं होगा जी। तो ये एक बहुत बड़ा, यानी वो डिफॉल्टर की लिस्ट में अगर ऑलरेडी है, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा अगर उसके साथ चल रही हैं तो उसका रिन्यू नहीं किया जाता। ये भी महत्वपूर्ण जी जी। तो अपनी वो समस्या उसमें जमा कराए और इसका फिर समाधान हो जाता है, क्योंकि हमने भी काफ़ी मंडी समितियों में कंप्लेंट्स आती रहती हैं और उसके ऊपर की है। तो क्योंकि लाइसेंस एक बहुत, तो आपके पास जो इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं तो फिर बाकायदा आप जो है वो दोनों की सुनवाई करके फिर कोशिश ये करते हैं कि समय रहते जो है उनका पेमेंट हो जाए, उसकी पेमेंट हो। अगर फिर भी जैसे मंडी समिति में उसको नहीं मिला तो उसकी शिकायत वो प्रबंध निदेशक राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तो अगर नहीं वहाँ पे सुनवाई होती है तो एमडी के पास जाके जो है शिकायत और पेमेंट जो है और उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। चौहान साहब, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपको दी उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। साथ ही साथ विपणन से पहले जो पूर्व सावधानियां हैं वो जरूर बरतें, और जहां भी आप सेब का विपणन करने, मार्केटिंग करने जाएं, वो जरूर देखें कि ऑथराइज्ड डीलर हो, और साथ ही साथ जो आर फॉर्म जो है वो जरूर ले लें।
अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।